हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं इश्क है मेहरबा का एपिसोड 5। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। गाड़ी रोको। असीर जो गांव जाने लगा था, उसने जब मेन रोड पर फाहा को अकेले खड़ा देखा तो ड्राइवर से कहा तो उसने जल्दी से असीर के हुक्म की पैरवी की। गाड़ी रुकने पर असीर मलिक उतरकर फाहा के सामने खड़ा हुआ। एक दिन में मिलने का इत्तेफाक तो नहीं होता, कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? देखे, अगर ऐसा है तो मैं बता दूं, मेरी बहन मुंह तोड़ने में वक्त नहीं लगाती और मैं नहीं चाहती कि आपका ये वजिया चेहरा उसके हाथों शहीद हो। असीर का महज सामने आना था और फाहा शुरू हुई थी। आपको ऐसी खुशफहमी क्यों लाहक हुई? असीर ने अपने कंधों पर ओढ़ी चादर को दुरुस्त किए उसको घूरा। ऐसा हो सकता है, फाहा को मासूम समझकर लोग उसको फंसाने की कोशिश जरूर करते हैं। फाहा ने अपना लहजा मजबूत बनाया। यहाँ क्यों खड़ी हैं? असीर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। टांगों में पानी ज्यादा है इसलिए, फाहा ने मासूमियत से जवाब दिया। गाड़ी में बैठे, हम छोड़ आएंगे आपको घर आज। आपको वैसी भी कोई सवारी नहीं मिलने वाली। उसके जवाब पर असीर ने घूर कर कहा, सॉरी, सवारी मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी, और मैं क्यों आप पर भरोसा करके गाड़ी में बैठ जाऊं? मैं टैक्सी करवा कर घर जाऊंगी। वहां अपनी जगह बजत हुई। पहली बार नहीं बैठने वाली, हमारी शक्ल क्या किसी टैक्सी वाले से गई गुजरी है जो आप यूं नखरी दिखा रही हैं? असीर को उस पर ताव आया। सवारी लोग ड्राइवर की शक्ल से मुतासिर होकर थोड़ी लिफ्ट लेते हैं। फहा ने अपनी तरफ से पते की बात बताई, मगर असीर कुछ और ही समझ बैठा। मोहतरमा, हम तुम्हें कहाँ से ड्राइवर लगते हैं? असीर ने कड़े चट्टानों ने उसको घूरा, जैसे अगर फहा ने उसको सही जवाब नहीं दिया तो वो उसको कच्चा चबा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आप तो बाल की खाल उतारने में लग जाते हैं। मैंने कब आपको ड्राइवर कहा? मैंने तो बस यूं ही मिसाल दी। खैर, आप दिल पे ना लें, मैं बैठती हूँ, मगर उससे पहले फहा गाड़ी का नंबर मैसेज पर अपनी बहनों को सेंड करेगी। फहा कानों को हाथ लगाए कहती गाड़ी की एक पिक लेने लगी और उसका नंबर नोट करने लगी तो अपने बालों में हाथ फेरकर असीर ने जब्त से उसको देखा, जो मगन अंदाज में अपना काम कर रही थी। इस हरकत की वजह? असीर ने दांत पिसकर उसको देखा। आप मेरे चचा के बेटे तो नहीं हैं जो मैं मुंह उठाकर गाड़ी में बैठ जाऊं और आप पर भरोसा कर लूं। मैंने ये नंबर और तस्वीर अपनी बहनों को भेज दी है। अगर आपने मुझे अगवा करने का सोचा तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। फहा ने पुरजोश अंदाज में उसको बताया। गुज़िश्ता वक्त में यही मुंह था जिसको आप लेकर यहाँ बैठी थी। असीर को लगा शायद वो भूल गई है, तभी याद करवाया। तब की बात और थी, मैं मोमो के गम में थी, मगर अब तो होशो हवास में हूं ना। फहा ने अहम वजह बताई। आपका प्रोसेस खत्म हो गया हो तो गाड़ी में बैठकर उसको शर्फ बख्शें। असीर से झटक कर कहता खुद गाड़ी में बैठ गया। अच्छा, एक बात बताएं, आपको स्कूल में क्लास के दौरान या ज्यादा खड़े होने पर कभी टीचर ने आपको ये कहा है कि क्या तुम्हारी टांगों में ज्यादा पानी है? यकीन करें, मेरी ट्यूशन की वाली बाजी ने बहुत बार मुझसे ये बात पूछी। गाड़ी में बैठकर फहा ने चहक कर उससे पूछा तो असीर ने जब से उसको देखा। आपके पास अकल है? असीर ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। अकल? अपने सवाल के जवाब पर फहा को असीर का ये सवाल समझ नहीं आया। आपकी हैरानगी से अंदाजा हो रहा है जैसे आपने ये लफ्ज आज पहली बार सुना है। असीर ने उस पर तंज किया। आपने कभी अकल को देखा है? जवाब में फहा ने उसको देखकर बड़े संजीदा अंदाज में पूछा, अकल को देखा? इस बार असीर थोड़ा हैरान हुआ। आपकी हैरानगी से अंदाजा हो रहा है जैसी सारी उम्र आप भी अकल देखने से महरूम रहे हैं। फहा ने पल भर में हिसाब बेबक किया तो असीर ने दांत कचाकर उसको देखा। आप अब कोई बात मत कीजिएगा वरना चलती गाड़ी से आपको बाहर फेंक दूंगा। असीर ने उसको वार्न किया। लवारिस नहीं हूं मैं। फहा को उसकी बात पसंद नहीं आई। चुप हो जाएं प्लीज। असीर की बस हाथ जोड़ने की कसर रह गई थी। अल्लाह ने जबान बोलने के लिए दी है, मगर पता नहीं क्यों हर कोई खामोश रहने का कहता है। फहा मुंह बनाती आहिस्ता से बड़बड़ाई थी। क्लासरूम में मौजूद हर स्टूडेंट प्रोफेसर का लेक्चर सुनने में मसरूफ था, मगर एक आशिक था जिसकी नजरें बार बार लाली पर भटक रही थी, जो अपने चेहरे पर गिरती आवारा लटों को कान के पीछे अरसने में थी। यही वजह थी कि वो अपना ध्यान लेक्चर में नहीं लगा पा रहा था। आशिर, प्रोफेसर ने शायद उसको अदम दिलचस्पी महसूस कर ली थी, उसको मुखातिब किया, मगर आशिर की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं मिला। आशिर, इस बार प्रोफेसर ने पेन उसकी तरफ फेंकी तो आशिर होश में आया, जबकि क्लास में हल्की हल्की खीखी की आवाज पर आशिर खुजलत का शिकार होता उठ खड़ा हुआ। जी प्रोफेसर। आशिर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? उन्होंने संजीदगी से पूछा। आप क्या पढ़ा रहे हैं? आशिर ने उल्टा उनसे सवाल किया तो क्लास में मौजूद स्टूडेंट ने एक बार फिर कहका लगाया। साइंस। और आप?
प्रोफेसर एक सख्त नजर पूरे क्लास में डालकर आशिर को देखने लगे, जो अपने कान की लूक खुजाने में था। जी, आशिर ने फर्माबरदारी से कहा तो प्रोफेसर तब उठा। आप बाहर जाएं। प्रोफेसर ने उसको बाहर का रास्ता दिखाया। बाहर मगर क्यों? आशिर समझ नहीं पाया। क्लास लेने में इंटरेस्ट तो आपका है नहीं तो बराए मेहरबानी फालतू में बैठकर हम पर एहसान न करें। प्रोफेसर ने कहा तो आशिर शर्मिंदा होकर लाली को देखने लगा, जो अपने किताब पर नजर जमाए बैठी थी। इसकी बेनियाजी आशिर को पसंद नहीं आई थी। जब भी वो प्रोफेसर से बिना कोई बहस किए वो क्लासरूम से बाहर चला गया था। तुम्हें नुरेश के साथ जाना चाहिए था, आखिर को छोटा भाई है तुम्हारा और तुमने उसको ऐसे अकेला कोर्ट जाने दिया। उरुज बेगम अफसोस से सज्जाद मलिक को देखकर बोली, जो सुघार पे सुघार फूंके जा रहे थे। आप जानती हैं, आज तक हमने कभी कोर्ट कचहरी के झमलों को नहीं देखा, तो आज कैसे हम वहां जाते। आप भी टेंशन ना लो, एक दो पेशी के बाद फराज रिहा हो जाएगा। सज्जाद मलिक ने उनकी तसल्ली करवाई। हमारा दिल नहीं मानता, हमें तो बेचैनी हो रही है। तुम एक मर्तबा उसको कॉल करके तो देखो और पूछो कि क्या हुआ। उरिज बेगम के चेहरे पर परेशानी से भरे तासुरात थे। अभी हो सकता है मोबाइल बंद हो, मैं फिर कॉल पर आपकी बात करवाऊंगा, फिक्र नहीं करो। आज तक किसी ने मलिक खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो फिर अब कैसे कोई जुर्रत कर पाएगा। सज्जाद मलिक के लहजे में गुरूर था। जब भी उनका सेलफोन रिंग करने लगा तो वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुए, जहां उनके लिए कोई खास खबर नहीं थी। कहाँ जा रही हो? सुहान ने हॉस्पिटल से मीशा को जाता देखा तो संजीदगी से पूछा। क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? तुम्हें क्या वाकई में नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मिशा ने सापट तासुरास चेहरे पर सजाए उसको देखा। काम डाउन मिशू। सोहान ने उसको पुरसुकून करना चाहा। सोहान, तुम्हारे अंदर इनकी एक्टिंग पर नरम गोशा बहाल हुआ होगा, मगर मेरे अंदर इनके लिए कोई एहसास नहीं है। इनके गांव के आदमियों ने हवेली में खबर पहुंचा दी होगी, इसलिए तुम भी आओ मेरे साथ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मिशा ने संजीदगी से उसको देखा। डॉक्टर को तो वेट करो ताकि पता तो चले उनको हुआ क्या है। सुहान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। जवान बेटे को सजाए मौत हुई है तो जाहिर सी बात है सदमा लग पड़ा है। तुम्हें खुश फहम होने की जरूरत नहीं है कि हमारे गम में निढाल हो पड़े हैं। मिशा ने तंज किया। मुझे ऐसी कोई खुश फहमी नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ वो महज एक इंसानियत के तौर पर कर रही हूँ। सुहान ने इस बार संजीदगी से कहा। तुम्हारे लिए भी अच्छा यही है और मैं कैफे जा रही हूँ। मिशा ने आखिर में बताया। तुम्हें तो घर जाना था, सुहान ने याद करवाया। मैनेजर का फोन आया था, आज कैफे में काम ज्यादा है, मेरी वहां जरूरत है। मिशा ने अपने जाने की वजह बताई। ठीक है, ध्यान से जाना, सुहान ने कहा। और तुम भी यहाँ से जल्दी निकलना। दर्द और तकलीफों के अलावा इस शख्स ने हमें कुछ भी नहीं दिया। मिशा इतना कह देने के बाद वहां से चली गई तो सुहान ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। कैफे पहुंच तो गई थी मिशा, मगर आज उसका दिल नहीं चाह रहा था कोई भी काम करने का। जब भी वो कैफे के पास एक दुकान पर खड़ी थी, ऊपर छत पर कुछ आदमी पानी से भरे ड्रम्स को साइड पर रखने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नीचे मिशा खड़ी, पर तवज्जो मिशा ने नहीं दी थी। और ऐन उसी वक्त उन आदमियों से वो ड्रम पिसला था जिस पर उन दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। मैडम जी पीछे हट जाएं, एक ने ऊंची आवाज में कहा तो मिशा बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज को सुनकर साइड पर हुई थी। जब ड्रम नीचे गिरा तो वो शौक की कैफियत में कभी उसको देखती तो कभी ऊपर। हाय अल्लाह, अगर मैं ना हटती तो। मिशा से आगे सोचा भी नहीं गया था और बेसाख्ता उसको झिरझरी से आई थी और वहां लोगों का रश जमा हो गया था। तुम ठीक हो बेटा, चोट तो नहीं आई कहीं? बारी बारी हर कोई उसको देखता पूछने लगा। क्या हुआ है यहाँ? आर्यन अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क करता बाहर आया तो एक जगह रश देखकर उसने आदमी से पूछा। वो जी मिशा है ना, उस पर ड्रम गिरने वाला था। व्हाट ड्रम? आदमी भी इतना बोला था जब फिक्रमंदी से आर्यन उसकी बात काट गया था। हाँ वो मग मैं देखता हूँ। आर्यन आदमी की मजीद कुछ सुनने वहां की तरफ भागने वाले अंदाज में जाने लगा जहां मिशु खड़ी थी। आर्यन वहां आया तो सब लोग बारी बारी वहां से जाने लगे थे। जिनको नजरअंदाज किए आर्यन मिशा की तरफ आया। मैंने सुना तुम पर ड्रम गिरने वाला था, तुम ठीक तो हो? और किसने बचाया तुम्हें? आर्यन फिक्रमंदी से उसको देखकर बोला। आज उसके लहजे में शौकपन नहीं था। क्या मतलब किसने बचाया? किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी जो मैं वहां खड़ी होती, खुद पर ड्रम गिरने के इंतजार में होती। ड्रम अब गिरा के जब वो गिरा और एन मौके पर कोई हीरो मुझे बचाने आ जाता, खुद ही साइड पर हो गई हूँ। अपना बाजू चेक करती वो मिशा उसको घूर कर बताने लगी। पहले ही आज उसके मिजाज में सटपन था, ऊपर से आर्यन का सवाल को नामाकूल लगा था। क्या हुआ है? आर्यन को वो रोज की निस्बत मिशा कुछ उलझी हुई नजर आई। तुम्हें क्या? फाड़ खाने वाले अंदाज। तुम इतना रूड क्यों हो?
میں یہاں اتنے پیار سے تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ آریان نے اس بار جواباً گھور کر اس سے بات کرنے لگا۔ تم میرے کون ہوتے ہو جو میں تمہیں بتاتی پھروں کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں؟ میشا کا انداز حسن اقتحار سے بھرپور تھا۔ تو طے ہے تم پیدائشی بد اخلاق اور بے مروت لڑکی ہو۔ آریان تعصب سے سر دائیں بائیں ہلا کر بولا تو میشا کے سر پر لگی اور طرح بجھی۔ یہ تم نے بد اخلاق اور بد مروت کس کو بولا؟ میشا اس کی طرف پلٹ کر گھور کر بولی تو آریان نے آج اس کی آنکھوں کو قریب سے اتنا غور سے دیکھنے لگا۔ کیا تم روئی ہو؟ آریان نے بغور اس کو دیکھ کر پوچھا۔ روئی میری جوتی ہوں؟ میشا چوری پکڑ جانے پر گڑبڑا گئی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ آریان اتنی جلدی اس کو ازبر کر جائے گا۔ واو، تمہاری جوتی روتی بھی ہے۔ خیر، یونیک چیزیں ہیں تمہاری اور تمہیں پتہ ہے کیا؟ آریان مصنوعی حیرانگی کا مظاہرہ کرتا آخر میں ایک قدم اس کی طرف بڑھائے بولا۔ کیا؟ میشا نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، ان میں ڈوبنے کو جی چاہتا ہے۔ آریان میں فس و فیس لہجے میں بولا تو میشا کو اس کے لیے ایسے کمنٹ پر آریان پر تاؤ آیا۔ تو ڈوب کر مر جاؤ نا، کفن دفن اور تدفین کا بندوبست میں کر دوں گی، اس کے لیے تم فکر نہ کرو۔ میشا نے دانت پس کر کہا تو آریان خاصا بد مزہ ہوا تھا۔ یار کتنی بورنگ لڑکی ہو تم، مطلب ایسا کون کرتا ہے؟ اچھا خاصا رومانٹک موڈ بن گیا تھا۔ آریان کو جھرجھری سی آئی۔ تمہارے نا اس رومانٹک موڈ کو ایسی کی تیسی؟ میشا سے جھٹک کر جانے لگی جب آریان ہمیشہ کی طرح اس کے راستے میں حائل ہوا۔ راستہ چھوڑو میرا، میشا نے سنجیدگی سے کہا۔ میری ایک بات کا جواب دو تم، آخر کیوں تم مجھے اس طرح اوائڈ کرتی ہو؟ آریان نے جاننا چاہا۔ میں تمہارے آگے جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، میشا نے جتایا۔ شادی کے بعد ہو جاؤ گی پابند، ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ آریان کو پھر سے دورہ پڑتا۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ میشا نے اس کو دیکھ کر دانت پیسے۔ بہت ملیں گے تمہیں ادب و آداب والے، مگر یاد آئیں گی بدتمیزیاں ہماری۔ آریان جواباً شاعرانہ انداز میں بولا تو میشا نے بڑی مشکل سے اپنے اندر امٹنے والے اشتعال کو دبایا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ یونیورسٹی سے عاشر اپنے گھر آیا تو وہاں فہا کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ آنٹی شہر سے باہر ہیں اور ابو والے کورٹ میں ہیں تو میں یہاں آ گئی۔ فہا کو اکیلے رہنا پسند نہیں ہوتا نا؟ فہا نے اس کو اپنی موجودگی کی وجہ بتائی۔ تم انسٹیٹیوٹ نہیں گئی تھی کیا آج؟ عاشر صوفے پر ریلیکس انداز میں بیٹھ کر اب اس سے باتیں کرنے لگا۔ فہا ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہے، فہا نے بتایا۔ اچھا تو یہ بات ہے، خیر میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، عاشر نے اس بار رازدانہ انداز میں کہا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ فہا پرجوش ہوئی۔ میں نے لالیکا تمہیں بتایا تھا نا، عاشر نے کہا۔ مجھے یاد ہے وہ، فہا جھٹ سے بولی۔ آج میں اس کی وجہ سے کلاس سے باہر نکالا گیا، عاشر نے بتایا۔ باہر؟ کیوں، کیا ہوا تھا؟ فہا کو اس کی بات کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی پوچھا۔ یار بتایا تو، اس کا بار بار چہرے پر سے بال ہٹانا مجھے پاگل کر دیتا ہے اور میں کسی اور کام میں دھیان نہیں دے پاتا۔ تم کوئی حل دو نا اس مسئلے کا، عاشر نے کہا تو فہا نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی۔ آئیڈیا، فہا اچانک پرجوش ہوئی۔ کیسا آئیڈیا؟ عاشر چونک اٹھا۔ آپ نا اس کو بالوں والی ایک پن گفٹ کریں جس سے اس کی بالوں کی لٹیں اس میں قید ہو جائیں گی اور آپ کا دھیان بھی وہاں نہیں بھٹکے گا۔ پھر بتائے کیسا لگا فہا کا آئیڈیا؟ فہا نے پرجوش لہجے میں بتانے کے بعد آخر میں اس سے پوچھا تو عاشر جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا اچھا خاصا بد مزہ ہوا۔ اس سے زیادہ تمہیں کوئی اور فلاپ آئیڈیا نہیں ملا؟ عاشر نے طنز کیا۔ اچھا مجھے کچھ اور سوچنے دیں، ویسے فہا کو بھوک بھی لگی ہے، آپ کچھ کھانے کو لائیں، کیا پتا اس کے باوجود میرا دماغ 100 اسپیڈ کا کام کرے۔ فہا نے منہ بسورے کہا۔ ہاں جاؤ کچھ پکا آؤ، میں بھی بہت بھوکا ہوں۔ عاشر نے اس کو اٹھنے کا کہا تو فہا نے اس کو گھورا۔ اچھے بھائی لوگ اپنی مہمان بہنوں سے کام نہیں کرواتے۔ فہا نے اس کو مکھن لگانا چاہا۔ بھائیوں کا گھر ہمیشہ اپنی بہنوں کا ہوتا ہے، اس لیے وہ جب جی چاہے آ سکتے ہیں اور دل کھول کر کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تم جاؤ اور لذیذ لنچ تیار کرو، آج ہم دل کھول کر کھانا کھائیں گے اور کیا پتا تب تک وہ دونوں بھی آ جائیں۔ عاشر نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے۔ اللہ اللہ، توبہ ہے، فہا کا منہ بن گیا۔ میں نوٹ کر رہا ہوں جیسے تم میشا کی طرح کام چور ہوتی جا رہی ہو۔ عاشر نے اس کو گھورا۔ اب ایسا بھی نہیں، پڑھ کر فہا بیچاری تھک جاتی ہے، فہا نے کہا تو عاشر نے آئیبرو اچکائے اس کو دیکھا۔ میں مدد کروا دوں گا، ابھی چلو، عاشر نے گویا احسان کیا۔ ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے میری ایک بات کا جواب دیں، فہا نے کہا۔ کون سی بات؟ عاشر نے سوالی نظر سے اس کو دیکھا۔ ریپ کی سزا کیا ہوتی ہے پاکستان میں؟ فہا نے پوچھا۔ ایک بیرسٹر کی بہن ہو کر یہ سوال تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ عاشر نے اس کی ناک دبائی۔ بتائیں نا، فہا نے ضد کی۔
पाकिस्तानी कवानीन के तहत पाकिस्तान में रेप की सज़ा या तो सज़ाए मौत है या 10 से 25 साल के दरमियान कैद है। इज्तिमाई असमतदारी से मुतालिक मुकदमात की सज़ा या तो डेथ पेनल्टी सज़ाए मौत या इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद है। गैंग रेप में ऑब्वियसली अवर हैं, लेकिन उम्र कैद में 12 घंटे के दिन को 24 घंटे के दिन में कंसिडर किया जाता है। एक कंसिडर जाता है तो आगे 24 घंटों का पूरा दिन 48 घंटों में किया जाता है। ऐसे लाइफ कंसिडर दिन को 2 दिनों में इम्प्रिजनमेंट 7 सालों की होती है। वैसे सज़ा 14 सालों की बनती है और एक होती है ताआयात उम्र कैद, उसमें सारी ज़िंदगी कैद में काटनी पड़ती है। फ़हा की ज़िद पर आशिर ने उसको तफसीर से जवाब दिया, जिसको फ़हा ने बड़े गौर से सुना था। शुक्र है कि सज़ाए मौत का भी ऑप्शन है, दूसरा केस पर भी डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। फ़हा ने बाकायदा हाथ ऊपर किए, फिर मज़ीद कहा, अगर केस मजबूत हो तो डेथ पेनल्टी वरना इम्प्रिजनमेंट। हाँ यही है, आशिर ने जवाबन कहा। वैसे कुरान में ऐसा नहीं होता ना, अल्लाह ताला ने ऐसी सज़ा नहीं रखी ना कुरान में। फ़हा पुरसोच लहजे में उससे गोया हुई। कुरान करीम में सूरत नूह की आयत नंबर 2 में वाज़ेह हुक्म है कि ज़ना करने वाले मर्द औरत को 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर लड़की या लड़का शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो शादीशुदा हो तो उन्हें संसार कर दिया जाएगा। और संसार कहते हैं ज़नानी मर्द को खुले मैदान में ले जाकर पत्थर मार मार के मार देना, और अगर ज़ना करने वाली औरत और शादीशुदा हो तो उसको ज़मीन में खड्डा खोद कर उसमें पत्थर मार मार के कत्ल कर देना। ये कुरानी हुक्म है। आशिर ने बताया तो फ़हा को झिरझिरी सी आई, जिस पर आशिर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। और अगर लड़की का उसमें कोई कसूर ना हो तो? फ़हा ने किसी ख्याल के तहत पूछा। तो सिर्फ लड़के जो ऐसा करेगा उसको ये सज़ा मिलती है, और ये लड़की करेगी तो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उस पर 100 कोड़े बरसाए जाएंगे, और अगर शादीशुदा है तो उसको संसार किया जाएगा। आशिर ने जैसे उसकी मालूमात में इजाफ़ा किया। यानी मैं आज फ़ैसले की उम्मीद ना रखूं? फ़हा ने कुछ तवक्का बात कहा। पहला दिन है, हो सकता है कुछ वक्त और लगे, फिर दूसरी समाअत में केस का फ़ैसला ज़रूर लेगी कोर्ट, और क्या पता आज ही फ़ैसला करे, क्योंकि जज साहब से अपने मिशा की जान पहचान है। आशिर ने टांगे सीधे किए बोला, वैसे मैं अब सोच रही हूँ अगर ये फ़ैसला गांव वाले लेते तो अच्छा था, यानी अब उसको सज़ा मौत होगी भी तो वो एक बार में मर जाएगा, कैद होगी तो ज़मानत में छूट जाएगा। पर जो गांव के सरदार के बारे में सुना है वो यकीनन उस लड़के को 100 कोड़े पड़वाने का कहता। फ़हा गहरी सोच में डूब कर बोली, जो होता है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है, और ज़रूरी बस कशफ का इंसाफ था, जो उसको मिल गया तो वो बड़ी बात होगी। आशिर ने कहा तो फ़हा ने असर असबाब में हिलाया, फिर कुछ पकाने की नीयत से खड़ी होकर उठ गई। नुरेश मलिक को हार्ट अटैक आया था, जिसको जानकर सुहान बिना कुछ और डॉक्टर से बात किए अस्पताल से बाहर निकल आई थी, और उसके निकलते ही अस्पताल के बाहर असीम मलिक और इसके आदमियों की गाड़ियां रुकी थी। उसने सारा कुछ हवेली में कॉल करके बताया था, और ये बात जब असमारा बेगम को पता चली तो वो रोने धोने में लग पड़ी थी, इतना कि उनको संभालना तक मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने असीम मलिक से बाईपास का कहा था, जो रात में होना था, और वो यहीं रुकने वाला था जब तक हवेली से कोई और आ नहीं जाता। सुहान ने अपनी गाड़ी कब्रिस्तान के पास रुकी थी और उसको साइड पर खड़े किए वो कब्रिस्तान में कब्रों के पास से गुजरती एक कब्र के सामने रुक गई थी, जिसकी तख्ती पर असलहान यानी उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था। सुहान ने कितनी ही देर तक उस पर नजर जमाई हुई थी, फिर एक बागी आंसू उसकी आंख से निकलकर गाल पर फिसलता नीचे गिरने वाला था। जब किसी ने अपनी हथेली आगे की तो वो आंसू इसके हाथ पर गिर के बेमौल होने से बच गया था। दूसरी तरफ खुद के पास किसी और को खड़ा महसूस किए सुहान ने गर्दन मोड़कर देखा तो काले कोट पैंट में मबलूज जुरेश दुरानी संजीदा नजर से उसको देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुहान ने उस पर नजरें हटाए। जिंदगी में शायद पहली बार एक बेतुका सवाल किया था। अपने लिए कब्र की जगह बुक करवाने आया था। वो सामने वाली जगह मुझे बहुत पसंद आई है क्योंकि वहाँ ट्रीज बहुत हैं। अच्छा है गर्मियों में कब्र के ऊपर सूरज की तपिश नहीं पहुंच पाएगी वहाँ। सुरेश ने संजीदा लहजे में गैर संजीदा जवाब दिया, जिस पर सुहान अपनी जगह पहलू बदलती रह गई। नुरेश मलिक को होश आया तो अपने सामने सुहान या मिशा की बजाय हवेली वालों को देखकर उनको मायूसी ने आ घेरा था, मगर वो जानते थे जो उन्होंने किया था उसके बाद वो इसी रवैये के मुस्तहिक थे। आप टेंशन न लो, दूसरी कोर्ट में अपना केस पेश करें, हो सकता है कुछ भला हो जाए। उनको होश में आता देखकर सनम बेगम ने कहा, जबकि असीर खामोश बैठा था। असीर मलिक ने महज हंकार भरा।
وہ ان کو بتا نہیں پائے کہ آج ایک دن میں انہیں کیا کچھ جاننے کو ملا تھا جس پر یقین مانا ان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آئی، کورٹ نے اتنی جلدی فیصلہ کیسے لیا؟ اسیر کا انداز پرسوچ تھا۔ فراز کا اقبال جرم ان کو مل گیا تھا، نریش ملک نے سنجیدگی سے بتایا۔ ابا حضور نے کہا تھا فراز سیکیور ہے۔ اسیر کا انداز طنزیہ ہو گیا۔ بھائی صاحب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، ورنہ مجھے ان کی بہت ضرورت تھی، پر افسوس میرے بھائیوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ نریش ملک رنجیدگی سے بولے، جن کو چھوڑ جانے کی عادت ہو وہ کسی اور کے چھوڑ جانے کا افسوس کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اسیر نے لگی لپیٹی کے بغیر کہا تو نریش ملک کی زبان کو گویا فقر لگ چکا تھا۔ میں اپنے برابر کھڑے ہونے کا پوچھ رہی ہوں۔ سہان تھوڑا سنبھل کر بولی، میں تو لڑکی کو اکیلا کھڑا دیکھ کر آیا تھا، پتہ نہیں تھا کہ آپ ہوں گی۔ ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے زریس نے عام انداز میں جواب دیا۔ آپ ہوگی سے مراد؟ کیا آپ کی نظروں میں میرا شمار لڑکیوں میں نہیں ہوتا؟ سہان نے دوبارہ اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا میری بات سے آپ کو ایسا فیل ہوا؟ زریس چونک سا گیا۔ بالکل۔ کیا اس میں کچھ غلط ہے؟ سہان نے سر کو جنبش دے کر کہا، جی غلط ہے، میں ایسا نہیں سوچتا۔ خیر آگے کے لیے آل دا بیسٹ، اور ابھی کے لیے بھی مبارک ہو، آپ نے اپنا پہلا کیس جیت لیا۔ زریس نے کہا تو اس بار سہان کو حیرت کا شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ وہ تعجب سے زریس کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کیس جیت گئی؟ کیا آپ میری جاسوسی کرتے ہو؟ سہان کا انداز قدر سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی جاسوسی کرتا ہوں؟ زریس اس کی بات سے محظوظ ہوا۔ مجھے کیا لگتا ہے یہ یا کیا نہیں، یہ میٹر نہیں کرتا، فی الحال میٹر وہ کرتا ہے جو ابھی میں نے آپ سے پوچھا۔ سہان تھوڑی شرمندہ ہوئی مگر ظاہر کیے بغیر بولی، میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے۔ سہان کو مطلوبہ جواب دینے کے بجائے زریس نے اپنی بات اس سے آگے کی۔ مجھے آپ کی آفر قبول نہیں، سہان نے سر جھٹک کر کہا۔ اگر وہ اس کی بات کو اگنور کر سکتا ہے تو سہان بھی اس کی آفر کو ریجیکٹ کر سکتی تھی۔ پہلے آفر تو سن لیں، زریس نے تحمل سے کہا۔ قبول ہوتی تو ضرور سنتی، سہان اپنی بات پر قائم تھی۔ آپ کا فائدہ اس میں پوشیدہ ہے، زریس نے گویا اس کا اصرار کیا۔ میرے فائدے کا آپ کو نہیں سوچنا چاہیے، آپ ایک بزنس مین ہیں اور میں بزنس مین لوگ ہر چیز کو بزنس سمجھتے ہیں، ان کا مائنڈ بھی بزنس ہوتا ہے اور صرف اپنے لیے سوچتے ہیں جس میں ان کا فائدہ پوشیدہ ہو، اس کے علاوہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کرتے۔ سہان بولنے میں آئی تو بولتی چلی گئی اور زریس بس خاموشی سے اس کو سننے لگا۔ آپ کا کمپلیمنٹ محض میرے لیے تھا یا ہر بزنس مین کے لیے؟ جواب میں زریس نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا تھا اس پر سہان نے عجیب نظر سے اس کو دیکھا۔ کہ میری اتنی باتیں سنانے کے باوجود بھی آپ کو غصہ نہیں آیا؟ سہان کو زریس اس دنیا کا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ جس انداز میں اس سے بات کر رہی تھی اس حساب سے تو اس کی پیشانی میں بلوں کا جال بچھ جانا چاہیے تھا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ کافی پرسکون کھڑا تھا، ایسے جیسے وہ یہاں قبرستان میں اس کو جن بتوں کے بجائے پریوں کی کہانی سنا رہی ہو۔ ہر بزنس مین کے لیے آپ پر میں نے خاص ریسرچ نہیں کی، سہان نے سر جھٹک کر بتایا۔ مگر بزنس مین لوگوں کی کافی نالج رکھتی ہے۔ بائی دا وے، میں جب آپ کی بہنوں سے ملا تو لمحے کے کسی حصے میں یہ سوچا تھا کہ وہ اتنی باتونی کس پر گئی ہوں گی، مگر اب میرے اس سوال کا جواب مل گیا، یقیناً وہ آپ پر گئی ہیں۔ زریس سمجھنے والے انداز میں بولا تو گردن موڑ کر سہان نے اس کو گھورا تھا۔ آپ کو میں کس لحاظ سے باتونی لگی ہوں؟ کیا میں نے یہاں کھڑے ہو کر آپ کو پریوں کی داستان سنائی ہے؟ ایک سانس میں سہان طنز ہوئی۔ قبرستان میں پریوں کی کہانی، ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، مگر کہانیاں رات کو سننے میں زیادہ لطف دیتے ہیں اور مزہ بھی تب آئے گا تو آپ اپنا شیڈول چیک کر کے مجھے بتائیے گا کہ رات کے وقت کب آپ فری ہوتی ہے، دین ہم پریوں پر ڈسکشن کریں گے بھوت بنگلے میں۔ زریس اپنی بریڈ پر ہاتھ پھیر کر دلچسپ لہجے میں بولا تو سہان نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ کیا یہ مذاق تھا؟ سہان نے ضبط سے پوچھا۔ کیا آپ کو یہ بات مذاق لگی؟ میں تو سیریس ہوں، اور آپ نا لال جوڑا پہن کر آئیے گا، ساتھ میں گہری لال سرخی ہونٹوں پر سجائیے گا، کلائیوں میں لال رنگ کی چوڑیاں بھی پہن لیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ کالی اندھیری رات میں آپ کو لال پری کے روپ میں دیکھ کر مجھے کسی اور چیز کا ڈر نہیں لگے گا، اور نہ آپ کو سجا سنورا دیکھ کر میرا دھیان بھٹکے گا۔ ہم کافی دیر تک پھر پریوں پر بات کریں گے۔
और आखिरी वक्त में जिन परियों पर भी थोड़ी बात वगैरह कर लेंगे वरना वो बुरा न मान जाएं। सुरेश आधा से मजबूर अपनी बेड पर हाथ फेर कर बोला तो सुहान ने सब्र का घूंट भरकर उसको देखा, जो जाने किस चीज का बदला निकाल रहा था। मैं यहाँ अपनी माँ के साथ अकेला वक्त स्पेंड करने आई हूँ। सुहान ने जैसे उसको वहां से जाने का कहा, क्योंकि वो सुरेश की अब मजीद कोई बातें सुनने के हक में नहीं थी। कब्रिस्तान में खुद अकेला कहना या नामाकूल सी सोच है। ट्रस्ट मी, आपको अपने दाएं बाएं ऐसा महसूस होगा जैसे कोई आपके पास खड़ा है, पर जब आप वहां देखेंगी तो कोई नहीं होगा, और जब आप बैठने लगेंगी तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई पीछे आ रहा हो आपको, और आपको तो पत्तों के हिलने की आवाज से भी बहुत ज्यादा आएंगी। सुरेश ने काफी उसको मालूमात दी, जिसको सुनकर सुहान को न जाने क्यों थोड़ा खौफ महसूस हुआ। अब इंसान जितनी भी बहादुरी का मुजाहरा क्यों ना कर दे, अनदेखी मखलूक से थोड़ा बहुत तो सबको डर लगता है। यही हाल सुहान का हो गया था, चाहे रात का वक्त ही ना था, मगर सुरेश ने जैसे उसकी दुखती रग दबाई थी और कब्रिस्तान का जैसा नक्शा खींच कर उसने सुहान के सामने रखा था, उस पर सुहान को ऐसा लगने लगा था जैसे अब वो कब्रिस्तान अकेले आने की हिम्मत नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुरेश बात ही कुछ इस अंदाज से करता था कि इंसान कंफ्यूज हुए बिना ना रह पाता था। आपको काफी मालूमात है, लगता है ऐसा कुछ हो गया है। सुहान ने झिरझिरी लेकर कहा, मैंने ऐसी कभी नौबत आने नहीं दी। मैं जब भी आता हूँ यहाँ अपने 2 आदमी को साथ लेकर चलता हूँ, और जब अपने दाएं बाएं कोई महसूस होता है तो जैसे ही मैं वहां देखता हूँ वो दोनों नजर आ जाते हैं। सुरेश ने सरसरी लहजे में कहा तो सुहान ने चौंक कर उसके पीछे देखा, जहाँ वाकई में चंद कदमों की दूरी पर सुरेश के आदमी खड़े थे। इनको सुहान ने सुरेश के साथ रेस्टोरेंट में भी देखा था। वैसे क्या आपको गुस्सा नहीं आता? सुहान ने दोबारा से अपनी नजर सुरेश पर जमाए। गुस्सा क्यों? सुरेश ने नासमझी से उसको देखने लगा। मैं जिस अंदाज और जिस लहजे में आपसे बात कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको गुस्सा करना चाहिए, मगर आपकी पेशानी पर एक बल भी नहीं। सुहान ने कंधे उचकाए कहा, तो क्या मैं ये समझूं कि आपको मुझे गुस्से में देखने की ख्वाहिश है? सुरेश पहली बार मुस्कुराया था और इसको मुस्कुराता देखकर सुहान ने नजर फेर ली। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। खैर अब आप जाएं, मुझे मेरी माँ के साथ बातें करनी है। सुहान ने खुद ही इस बार उसको जाने का कहा, क्योंकि वो जान गई थी कि सुरेश का कोई इरादा नहीं है जाने का। मरे हुए इंसान से बात करने से अच्छा है जिंदा खड़े इंसान से बातें की जाए, कम से कम वो आपको जवाब तो दे सकता है। सुरेश ने उसको अपने मुफीद मशवरे से नवाजा। आपका बहुत शुक्रिया। सुहान ने जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि कब्रिस्तान में बंदे को बचपन से लेकर जवानी तक हर देखी हुई हॉरर मूवी का डरावना सीन किसी फ्लैशबैक की तरह नजरों के सामने चलता है। जुरेश ने जैसे कसम उठाई हुई थी कि सुहान का हार्ट फेल करवाने की। आप टीनेजर की तरह बातें क्यों कर रहे हैं? सुहान ने खुद को कंपोज किया। क्या आपको ऐसा लगता है मेरा बिहेव टीनेजर की तरह है? ये तो मेरे साथ ज्यादती होती है। 30 साल की मिच्योर इंसान को 18 साल के टीनेजर से मिलाना, वो भी तब जब आधा हिस्सा आपने गुजार लिया हो, ये किसी इंसल्ट से कम नहीं। जुरेश पुरसोच लहजे में बोला, क्या आपको अपनी इंसल्ट फील हुई? सुहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अपनी इंसल्ट हर एक को महसूस होती है, मगर आपको कौन सा मेरी इंसल्ट कर रही हैं जो मैं फील करूं? जुरेश ने कहा तो सुहान अच्छा खासा बदमजा हुई। जी मैं तो आपको फूलों का हार पहना रही हूँ। सुहान तब उठी। फूलों का हार पहनाने की ये कोई खास जगह या वक्त नहीं। आप ऐसा करना, एक माह बाद मुझे कॉल करना, जगह और वक्त मैं आपको मैसेज पर बताऊंगा। बात यह है कि मैंने एनजीओ की मदद की थी और वो अब इस एनजीओ के इफ्तिताम के लिए मुझे आने का कह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा अपनी वो ख्वाहिश वहाँ पूरी करें। सुरेश ने सारा प्लान तरतीब किया। आपको क्या लगता है आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, जिसको सुनकर लोग हंसी से लूटफुट हो जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुहान ने उसको घूर कर कहा। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में ऐसा सोचूंगा? ये मेरे लिए शर्म का मकाम है और मैं 30 साल का एक मिच्योर पर्सन हूँ। मैं जानता हूँ ये चीजें मुझे जेब नहीं देंगी। जुरेश ने शाने उचकाकर कहा। आप बार बार खुद को 30 साल का बताकर क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? सुहान ने उसके एक ही रट लगाने पर पूछ बैठी। यही कि मुझे मशवरा दे कि मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। वैसे आपकी एज क्या है? बताने के बाद जुरेश ने सुहान से पूछा, जो पहले वाला वाकया तो भूल चुकी थी, मगर जुरेश की बातों ने उसको अच्छा खासा तंग कर लिया था। आपकी आज कोई मीटिंग नहीं? सुहान ने जब से उसको देखकर पूछा, जबकि अपनी बात नजरअंदाज हो जाने पर जुरेश हौले से मुस्कुराया था। इत्तेफाकन हमारी मीटिंग हो गई। जुरेश ने खुद पर और उसकी तरफ इशारा किया। ये ताज़ा फूल आपने कब्र पर डाले हैं?
सुहान की नजर अब पड़ी तो पूछा, आपको नजर आ रहा है? जुरैस ने पूछा। ऑफ कोर्स मुझे नजर आ रहा है, मैं कोई अंधी थोड़ी हूँ। सुहान जज हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आप अंधी नहीं हो, और मेरा ये मतलब नहीं था। जुरैस ने गोया वजाहत की। आप प्लीज जाओ, सुहान ने गहरी सांस भरकर उससे कहा। मैं उस दिन कहीं बैठकर आपसे बात करना चाहता था, मगर आपके चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड देखकर मैंने कहना मुनासिब नहीं समझा। जुरैस ने जैसे उसकी बात सुनी नहीं। अच्छा किया जो नहीं कहा, सुहान ने लिए देने के अंदाज में कहा। मैं आपने पूछा नहीं कौन सी बात? जुरैस ने उसको देखकर कहा। मुझे पता है, मेरे कहने के बिना आप बता देंगे, सुहान ने कहा। जी लेकिन जगह सही नहीं, जुरैस आसपास का जायजा लेकर बोला। आप फिर जाएं, सुहान ने फिर से कहा। आप क्यों चाहते हैं कि मैं जाऊं? हालांकि खड़ा मैं अपने पाँव पर हूँ। जुरैस ने नासमझी से उसको देखकर पूछा, फिर अपने पाँव को देखकर कंफर्म किया कि वाकई वो अपने पाँव पर ही खड़ा है ना? मुझे गैर जरूरी बात करने वाले लोग पसंद नहीं होते, सुहान ने कहा। मुझे भी, और वैसी भी खामोशी भी एक इबादत होती है। सुरेश ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ज्यादा उसके बात पर गौर फिक्र करना उसने जरूरी समझा नहीं था। शायद मुझे खुद चले जाना चाहिए, सुहान ने कहा। आपको पता होना चाहिए कि लड़कियों का कब्रिस्तान आना सही नहीं, सुरेश ने संजीदगी से कहा। मैं अपनी माँ की कब्र पर आई थी, सुहान ने महज इतना कहा। वो भी कब्रिस्तान में है, सुरेश ने कहा। लोग कहते हैं माँ के बगैर घर कब्रिस्तान है, लेकिन अगर माँ के बगैर जब हम उस घरनुमा कब्रिस्तान में रह सकते हैं तो उसकी कब्र में मौजूद उसकी कब्र पर फूल डालने के लिए भी हमें आना चाहिए। सुहान के लहजे में हसरत थी। हमें अल्लाह के बनाए हुए दायरों को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और ना उसकी किसी काम पर सवाल उठाना चाहिए। वो जानता है मगर हम नहीं जानते, और बेखबरी एक अच्छी चीज है। जुरैस ने आम से अंदाज में उससे कहा। आपने बताया नहीं, सुहान ने बात का रुख बदला। आपने भी नहीं बताया, सुरेश ने जवाबन बोला। किस बारे में? सुहान उलझी। आपको मैंने किस बारे में नहीं बताया? सुरेश ने पूछा। आपको कैसे पता चला कि मैं अपना पहला केस पहले दिन जीत गई? सुहान ने संजीदगी से पूछा। ये एक रेप केस था जिसकी खबर मीडिया में पहले पहुंची हुई थी, और ये खबर फैलाने वाली आपकी क्लाइंट थी। मुख्तसर ये कि आपकी कामयाबी का चर्चा हर न्यूज़ चैनल पर है, तो आपको अब इतना हैरान होना नहीं चाहिए। अब आप फेमस हस्ती हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक दुनिया आपको जानने लगेगी। जुरैस ने बताया तो सुहान का सर समझने वाले अंदाज में हिला। ठीक, सुहान बस इतना बोली। अब आप बताएं। जुरैस ने अपना रुख उसकी तरफ किया। क्या? सुहान ने सवालिया नजर से उसको देखा। मेरी ऑफर के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है आपको हामी भर लेनी चाहिए। शाम के वक्त कब्रिस्तान में खड़े होकर आपको कंपनी दी है, जो कि एक बड़ी बात है। इतना हक तो बनता है अब मेरा, सुरेश ने कहा। अपनी ऑफर बताएं, सुहान ने संजीदगी से पूछा। मुझ पर एक झूठा केस लगा है, मैं चाहता हूँ अब आप वो देखें। एज अ वकील हैं अब आप, और इसमें एक स्पेशल बात यह है कि अब भी आपको उस खानदान से टक्कर लेनी पड़ेगी, जुरैस ने तफसील से बताया। केस की नोयत किया है? सुहान ने उसकी आखिरी बात पर तवज्जो न दी। नजीर मलिक को शायद आप जानती ना हो, उनसे कुछ माह पहले बोर्डिंग मीटिंग में मुलाकात हुई थी। साल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो उसके बजाय हमारी कंपनी को मिला था, तो बस उसने मुझसे बिला वजह का बैर बना लिया है। इल्जाम स्मगलिंग का है कि मैं स्मगलिंग का काम करता हूँ। वो अलग बात है कि मैंने कभी ड्रग्स को करीब से देखा भी नहीं, जुरैस ने बताया। ये एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको सिंपली कैसे ले सकते हैं? मतलब ऐसे सिंपल तरीके से कौन बताता है? सुहान को हैरत हुई। क्या मुझे हाई तरीके से बताना चाहिए था? सॉरी, मुझे कुछ अंदाजा नहीं, आप थोड़ी मदद करें तो मैं फिर दोबारा बताता हूँ, जुरैस ने कहा। तो सुहान कश्मगीन नजर से उसको देखने लगी। आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि किसी ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, आप पर केस किया है? इससे आपका बना बनाया सारा इमेज खराब हो सकता है। कोई भी क्लाइंट, कोई भी डील आपसे काम करना पसंद नहीं करेगा। सुहान ने गोया उसकी अकल पर मातम किया। मैं क्लियर कर चुका हूँ, एक झूठा केस है, तो मुझे परेशान क्यों कर होना चाहिए? अगर आपको ट्रस्ट नहीं तो कोई बात नहीं, हम कोई एक दिन डिसाइड करते हैं, फिर केस पर बात करेंगे, आपको सब पता चल जाएगा। जुरैस को जैसे उसकी बात समझ नहीं आई, और जो आई उसने बोल दी। आपकी नकस अकल को शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही, सुहान ने कहा। तो लफ्ज नकस अकल पर जुरैस ने ऐसे मुंह बनाया गया जैसे अपने लिए उसको ये अल्फाज खास पसंद नहीं आया। आपका मतलब?
जुरैस ने कहा, मतलब साफ है, दुनिया वो देखती है जो उसको दिखाया जाता है और कोर्ट में सबूतों पर बात बनती है। सजा भी उसको होती है जिसके खिलाफ सारे सबूत हो, चाहे फिर केस इल्जामात बेबुनियाद क्यों ना हो। सोहान ने उसको देखकर संजीदगी से कहा था, आपकी बात से मुझे इख्तलाफात नहीं बल्कि आपकी सलाहियत पर मुझे यकीन है। मैं तो बस आपका बना बनाया रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है अगर आप मुझे डिफेंस करेंगी तो कोर्ट से तारीख पर तारीख नहीं बल्कि कोई ब्रेक लेने बिना कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। जुरैस ने संजीदगी से कहा, क्या ये तंज था कि आप मेरा रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहते हैं? सुहान ने महज इतना पूछा, आपको ये तंज लगा? मैंने तो आपकी तारीफ की है। नो डाउट के अनकरीब आपका नाम भी नामवार वकीलों की लिस्ट में टॉप पर होगा। जुरैस ने वजाहत देते कहा, अगर आपका केस में हार गई तो? सुहान ने पूछा। तो कुछ भी नहीं, जुरैस ने लम्हे की ताखीर किए बिना कहा। कुछ भी नहीं कैसे? इल्जाम सच साबित हो जाएगा, मुश्किल में पड़ सकते हो आप। सुहान को जुरैस एक अजीब सा इंसान लगा। होने दें सच साबित। वैसे भी जुरैस दुरानी मुश्किलातों से घबराता नहीं। जुरैस का अंदाज हुस्न पुरसुकून था जो सुहान की समझ से बिलतर था। अगर इल्जाम सच साबित हुआ तो आपको सालों के लिए जेल हो सकती है और आप बाकी की जिंदगी जेल में चक्की पीस कर गुजारेंगे। सोहान को जुरैस का पुरसुकून होना हजम नहीं हो रहा था। नहीं, ये चक्की पीसने वाली रिवायत पुरानी है। अब तो किसी ने सामने चक्की को देखा तक नहीं। जेल का माहौल भी एक घर के माहौल की तरह हो गया है। कैदियों के पास मोबाइल फोन भी होता है, वो जब चाहे जिसको चाहे कॉल कर सकते हैं। बस उनको अपने लिए खाना पकाना पड़ता है और कपड़े वगैरह भी धोने होते हैं। इन कामों की खैर है क्योंकि ऐसे छोटे मोटे काम बंदा तब भी कर लेता है जब मुल्क से बाहर कहीं नौकरी करना पड़ती है, और अब लोग जुर्म जानकर करते हैं ताकि उनको सेंट्रल जेल या कहीं और भेज दें। वक्त की रोटी तो उनको मिल जाएगी। मुजरिम लोगों का क्या जाता है, खर्चा तो जेल लोगों का होता है या फिर सरकार का। जुरैस का तहम्मुल काबिल दीद था और सुहान को बस बेहोश होने की दर पर थी। लगता है आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जेल में गुजार चुके हैं। सुहान ने तंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताएं कब आएंगी फिर मेरे ऑफिस? जुरैस ने पूछा, मैं आपको बता दूंगी जल्द। सुहान ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। जुरैस ने सर को खम देकर कहा, मैं अब चलूंगी। उसकी बात पर सुहान ने इतना कहा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए तो जुरैस भी अपने साथियों को इशारा करता कब्रिस्तान का गेट क्रॉस कर गया। क्या हुआ? जुरैस बाहर आया तो सुहान को गाड़ी के पास परेशान खड़ा देखकर पूछने लगा, गाड़ी का टायर न जाने कैसे पंचर हो गया? सुहान ने कहा तो जुरैस ने चौंक कर उसकी गाड़ी को टायर को देखा जिसमें एक की हवा निकली हुई थी। रेंट की गाड़ी का कोई बंदोबस्त नहीं होता, कब कहाँ दगाबाजी कर जाए पता नहीं चलता। जुरैस ने सरसरी लहजे में कहा तो सुहान ने आंखें छोटी की उसको देखा। मेरी गाड़ी रेंट की है, ये बात किस न्यूज़ चैनल में बताई गई है? क्या आप इस पर रोशनी डालना पसंद फरमाएंगे? सुहान ने भिगोकर तंज किया, किसी न्यूज़ में देखने की क्या जरूरत है? साफ जाहिर है गाड़ी रेंट की है क्योंकि ऐसी गाड़ी रेंट पर ही मिल सकती है। दूसरा, अगर गाड़ी अपनी हो तो बंदा हर रोज नहीं तो हफ्ते में उसको वर्कशॉप की शक्ल जरूर दिखाता है। जुरैस ने आम लहजे में कहा तो सुहान का गला खंकारती रह गई। मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ आपके घर अगर आपको एतराज ना हो तो। जुरैस ने पेशकश की, आपका बहुत शुक्रिया मगर मैं चली जाऊंगी। सुहान ने सहूलत से इनकार किया, अगर मैं कह रहा हूँ तो मसला क्या है? जुरैस को उसका इनकार पसंद नहीं आया। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहती, सुहान ने कहा। इसमें जहमत की कोई बात नहीं है, आप आएं। सुरेश ने उसके लिए रास्ता छोड़ा तो वो कश्मकश में मुब्तला हुई। किसी टैक्सी ड्राइवर से पिक एंड ड्रॉप की अच्छी सर्विस दे सकता हूँ मैं? उसको सोचों में मुब्तला देखकर जुरैस ने कहा तो सुहान ने अपना सर हर सोच से आज़ाद किया और उसके साथ चलने पर आमादा हो गई। आप अकेली आई हैं? फहद जो रात का खाना टेबल पर सजा रही थी मिशा को अकेले घर में दाखिल होता देखा तो पूछा, क्यों, क्या मुझे फौज के साथ आना चाहिए था? मिशा थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठकर बोली तो उसको देखकर फहद ने जग में से पानी गिलास में उंडेला और उसकी तरफ आई। सुहान अब साथ नहीं थी आपके तो उनका पूछ रही थी, खैर आप बताएं क्या हुआ? फहद ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाए पूछा। कुछ नहीं, मिशा ने टाला। कुछ तो हुआ है, क्या कोर्ट ने वक्त लिया है? फहद ने तुक्का लगाया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुबारक हो तुम्हें, कशफ को इंसाफ मिल चुका है, तुम्हारी अप्पो केस जीत गई हैं। इसी खुशी में तुम केक बेक करो, मैं अलबत्ता लंबी तान कर सोऊंगी। मिशा ने कहा तो फाहा हैरत से मिशा का चेहरा तकने लगी। क्या वाकई में केस जीत गई हैं अप्पो, वो भी एक दिन में? फाहा को जैसे यकीन नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक के मूड में हूँ?
मिशा ने तिरछी नजर से उसको देखा। नहीं, मगर आप इतने रूखे लहजे में बता रहे हैं, और मिठाई या केक वगैरह भी नहीं लाई। मतलब ऐसा कौन करता है? फा मुंह बनाकर बोली। मेरे पास पैसे नहीं थे मिठाई या केक वगैरह के जो मैं वो लाती। तुम्हें तो पता है महीने की आखिरी तारीखों में गरीब हो जाती हूँ मैं। खैर, कल मेरी शिफ्ट देर तक होगी, क्या पता काम बन जाए, फिर हम इस खुशी में छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, मिशा ने बताया। तो फहा खुश हो गई। ओ यस, अपू की सालगिरह भी तो आने वाली है ना, वह पुरजोश लहजे में बोली। हाँ, वो भी मनाएंगे, बस तुम सरप्राइज खराब ना करना। और ये पार्टी बस हमारी होगी, जिसमें हम तीनों बहनें साजिदा आंटी और आशिर हाशिर और बुआ होंगी, मिशा ने उसको देख कर बताया। हाँ, पर कश्यप भी आएगी, अपो की एक दो दोस्तों को भी इनवाइट करेंगे, बहुत मजा आएगा। फहा की खुशी काबिले थी। मेरा जूड़ा सिल लिया तुमने? मिशा को अचानक ख्याल आया तो पूछा। हाँ, थोड़ा रहता है, पर कल पक्का आपको दूंगी। वैसे सुहान अप्पो कहाँ रह गई हैं? फहा को सुहान की फिक्र सताने लगी। आ जाएंगी, टेंशन न लो, वैसे भी वो कोई बच्ची नहीं है, मिशा ने सर झटक कर कहा। पता है वो बच्ची नहीं है, खाना तैयार है और फहा को भूख लगी है, फहा ने मुंह बसोड़ते कहा। इंतजार करो, 30 मिनट तक आई तो ठीक है, वरना हम शुरू कर लेंगे खाना, मिशा ने वॉल क्लॉक पर वक्त देखकर कहा। पर हम तीनों हमेशा एक साथ खाना खाते हैं और आज भी साथ में खाएंगे, फहा ने जैसे उसको याद करवाया। मर्जी है भाई तुम्हारी, मिशा उकताहट से कहती उठ खड़ी हुई और फहा इस सोच में पड़ गई कि अचानक मिशा के अंदाज को क्या हुआ है। अच्छा सुने तो, मैंने जो पैसे जमा किए थे वो इतने हो गए हैं कि गाड़ी की पहली किस्त हम बआसानी से दे सकते हैं, फहा उसके पीछे आती बोली। सुहान को पता लगा कि तुम पर उल्टा गुस्सा होगी, वैसे भी हर माह इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ जाते हैं कि तुम गाड़ी की किस्तों को पूरा करती फिरो, मिशा ने गहरी सांस भरकर उसको देखकर कहा। मैं मैनेज कर लूंगी, मैं रेस्टोरेंट में एक जॉब देखी है, उनको मेरे खाने का जायका पसंद आया है, वो मुझसे खाना पकवाना चाहते हैं, और अगर वहाँ काम ना भी बना तो एक कंपनी जहाँ काम करने वालों का लंच ब्रेक का बंदोबस्त करना है, यानी 50 से 60 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, और वो मैं घर भी बना सकती हूँ, और आप अंदाजा नहीं लगा सकती कितना अच्छा पैकेज मिलेगा मुझे, फा ने पुरजोश अंदाज में कहा। तो मिशा उसको ऐसे देखने लगी जैसे उसको फा की दिमागी हालत पर शक गुजरा था। माना कि तुम कुकिंग में एक्सपर्ट हो, घरदारी करना भी आती है तुम्हें, मगर 50 लोगों का खाना तुम अकेले नहीं बना सकती। इस ख्याल को अपने दिमाग से डिलीट करो और किसी रेस्टोरेंट में जॉब देखो जहां सैलरी पैकेज अच्छा हो। और आखिरी बात, तुम्हारे पेपर में अब कुछ वक्त रहता है, तुम्हें उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी करनी है, मिशा ने उसको समझाया। सही, मगर आप इतना सीरियस क्यों हैं? फहा ने पूछ लिया जब भी वहां सुहान आई। अस्सलाम वालेकुम, सुहान ने उन दोनों को देखकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, फहा भागकर उसके गले लगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, सुहान मिशा का रूठा हुआ चेहरा देखी फहा से बोली। फहा आपके लिए बहुत खुश है, अब आप बस जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं तब तक सालन गर्म कर कर लाती हूँ। आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि फहा कितनी हंगरी है, फहा ने उसको देखकर एक सांस में कहा। मुझे बस 5 मिनट दो, सुहान ने उसको देखकर मुस्कुरा कर कहा और अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। मैं अभी आती हूँ, मिशा जाती हुई सुहान को देखकर फहा से बोली। जल्दी आइएगा, फहा ने कहा तो वो सर हिलाती सुहान के पीछे उसके कमरे में आई। क्या तुमने इतनी देर हॉस्पिटल में होने की वजह से लगाई है? मिशा तेज से दरवाजा खोलकर उसके पास आती बोली। आहिस्ता, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी मैं, और बोलते हुए आवाज कम किया करो, अगर फहा सुनेगी तो फिर क्या जवाब दूंगी उसको मैं, सुहान ने सख्ती से नहीं मगर गहरे संजीदा अंदाज में उससे कहा, जिस पर मिशा थोड़ा शर्मिंदा हुई। सॉरी, पर मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। तुम 3 साल बड़ी हो, इसका ये मतलब हरगिज मत लेना कि मैं तुम्हारे रूप में आ जाऊंगी, मिशा ने संभल कर कहा। अभी मुझे ऐसी खुश फहमी लाहक नहीं हुई और मैं अम्मी से मिलने गई थी, सुहान ने सर झटक कर बताया। उनको बताया अपनी कामयाबी का? अगर वो होती तो बहुत खुश हो जाती, उनको तो पता चलता है जिस मर्द ने जिस वजह से उनको छोड़ा, आज अल्लाह ने वो वजह उनके लिए एक नासूर बना दिया है, मिशा एक तरफा मुस्कुराकर बोली। मैं उनको कुछ बता नहीं पाई, सुहान सोफे पर बैठकर बोली। क्यों? मिशा ने उलझन भरी नजर से उसको देखा। क्योंकि वहां जुरेज दुरानी आ गया था, सुहान ने बताया। वो वहां क्यों आया था? मतलब कब्रिस्तान में उसका क्या काम? मिशा को हैरत हुई। अपने लिए कब्र की जगह बुक करवाने आया था, वो सामने वाली जगह मुझे बहुत पसंद आई है क्योंकि वहाँ ट्रीज बहुत हैं।
अच्छा है गर्मियों में कब्र के ऊपर सूरज की तपिश नहीं पहुंच पाएगी। मिशा के सवाल पर सुहान के बेसाख्ता जुरेज का जवाब याद आया जिस पर उसने बेसाख्ता झिझिर ली थी। वो बहुत छोटा था जब कार एक्सीडेंट में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। सुहान ने बताया, उनके वालिदैन की मौत का सुनकर काफी अफसोस हुआ। यकीनन आपको ये बात सरसरी मुलाकात में पता लगी होगी। मिशा ने लफ्ज उन पर खासा जोर दिया और आखिर में तंज करना भी जरूरी समझा। सुहान ने हंकारा भरा आखिरी बात पर जबकि उसने मिशा की नजरअंदाज की। वैसे सुहान, तुम दोनों फिर किसी रेस्टोरेंट गए थे या किसी पार्क में? मिशा को अचानक ख्याल आया तो पूछा। हम वहां क्यों जाने लगे? सुहान ने ना समझी से उसको देखा। क्या मतलब, फिर तुम दोनों कब्रिस्तान में गपशप लगा रहे थे? आई मीन सीरियसली बात करने के लिए वो जगह तुम दोनों को मिली थी। मुर्दे लोग भी सोच रहे होंगे कहाँ दफन किया गया है हमें। जब जिंदा थे तब भी सुकून से सोने नहीं दिया और जब मर चुके हैं तो यहाँ भी लोगों को चैन नहीं। निशा अपनी टर्न में वापस आती बोली तो सुहान ने खौफ से उसको देखा। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उनके साथ गपशप कर रही थी? सुहान ने पूछा। जितना वक्त तुमने लगाया है इससे मुझे अंदाजा हो गया है और जरूरी तो नहीं कि हर बात बताई जाए, तब ही आपको समझ आएगी वरना नहीं। मिशा ने शाने उचकाकर कहा। बाहर जाओ, मुझे फ्रेश होना है। हर वक्त वैली न बैठा करो, फहा की कोई मदद करा करो। सुहान अपनी जगह से उठकर बोली। अल्लाह अल्लाह, वेली और वो भी मिशा, इतना संगीन इल्जाम। दिन के 12 घंटे में काम करती हूँ और तुम बोल रही हो मैं वेली हूँ। कल से तो मैंने 18 घंटे काम करूंगी, ये तो मेरे साथ जाती है। मिशा एहतजाजन बोली। गलती हो गई मुझसे, अब प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो ताकि मैं अपनी हालत को सुधार लूँ। सुहान ने बहस करना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम्हारा और उनका क्या चक्कर है? मिशा ने शौक नजर से उसको देखकर पूछा। उनका किनका? सुहान अनजान बनी। द बिजनेस टाइकून जुरेज दुरानी की बात कर रही हूँ मैं। क्या तुम दोनों की मुलाकातें खुशगवार होती थी जो एक दूसरे के बारे में इतना जानते हो? मिशा ने पूछा। आम सी बातें हर कोई जानता है, तुम बात को बढ़ाओ नहीं। सुहान ने उसको घूर कर कहा। मैं बढ़ा नहीं रही, बस जानना चाहती हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे लड़का काफी हैंडसम है, स्मार्ट, गुड लुकिंग, हार्ट और चार्म पर्सनैलिटी का मालिक है। उसको इग्नोर करके गंवाना मत। मिशा ने शरारत से उसको देखकर कहा जिस पर सुहान के माथे पर बलों की एक लकीर बन गई थी। मुझसे दोबारा इस किस्म की बकवास मत करना और अभी जाओ तुम यहाँ से। सुहान ने सख्ती से कहा तो मिशा के चेहरे की रंगत भग से उड़ी थी। वो हैरत से सुहान का गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा देखने लगी। सुहान, तुम ठीक हो? मिशा को फिक्र हुई। मिशु, लीव। सुहान ने बाकायदा हाथ के इशारे से उसको जाने का कहा। ठीक है, मैं जाती हूँ। वो मुझे पहली मुलाकात में तुम्हारे लिए अच्छा लगा तभी मैंने कहा, आगे तुम्हारी मर्जी। मिशा संजीदगी से कहती उसके कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही सुहान ने अपने कमरे का दरवाजा ठा की आवाज से बंद किया था जिस पर टेबल सजाती फाहा के हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिरी थी। अल्लाह अल्लाह, ये कैसी आवाज थी? फाहा ने बेसाख्ता अपने सीने पर हाथ रखकर, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बाहर गोलाबारी हो रही है, उसकी आवाज थी। मिशा ने तंज किया। हैं वाकई? फहा हैरत से उसको देखने लगी जिस पर मिशा को ताव आया। तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया है और लगता है तुम्हारा भी। मिशा अपने लिए कुर्सी घसीट कर बैठती तपे हुए अंदाज में बोली। मेरी बहन होने से पहले वो आपकी बहन है क्योंकि मैं आपके बाद दुनिया में आई हूँ। और क्या आप बता सकती हैं कि वो गुस्से में क्यों है इतनी? वह उसके पास वाली कुर्सी पर बैठकर पूछने लगी। कुछ नहीं हुआ, तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। मिशा ने उसकी तवज्जो दूसरी तरफ करवानी चाहिए जो कि उसके लिए एक आसान काम था। सवाल बताएं। वह पूरी तरफ से उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। कहते हैं एक औरत अपनी जिंदगी में आने वाले दो मर्दों को कभी नहीं भूलती, एक जिससे उसको मोहब्बत हो, दूसरा जो उसको इज्जत देता है। क्या ये सच है? तुम्हारी क्या राय है इसमें? मिशा ने बड़े संजीदा अंदाज में उससे पूछा। सवाल तो आसान है पर यार अप्पो, ऐसा कोई मर्द नहीं जिससे फाह को मोहब्बत हो और ऐसा भी कोई नहीं जिसने फाह को इज्जत बख्शी हो। तो मैं आपको क्या जवाब दूं? फाह ने पुरसोच लहजे में जवाब दिया तो मिशा को समझ नहीं आया वो इस पर तरस खाए या हंसे। सही कहा, मिशा ने सर झटका। हाँ ना, एक आशु भैया है हमारे जो सब कुछ है हमारे। खैर, आपने क्यों पूछा? फहा ने जानना चाहा। क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ी गलत है, मिशा ने कहा। अच्छा, वो कैसे? फहा ने पूछा। औरत अपनी जिंदगी में आए हर मर्द को भूल सकती है सिवाय उस मर्द के जिसने उसको भरी महफिल में तन्हा छोड़ा हो, उसका हाथ तब झटका हो जब औरत को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। औरत सब कुछ भूल सकती है फहा, पर अपनी जिंदगी में आए बेवफा शख्स को नहीं। मिशा ने घेरे लहजे में कहा। जब ही आधी दुनिया औरत को बेवकूफ कहती है।
फहा ने कहा तो मिशा उसको घूरने लगी। अगर वो बेवफा शख्स की याद में डूब जाएगी, उसकी बेवफाई का मातम मनाएगी तो वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी। और सुहान अप्पो कहती हैं मुस्तकिल बेहतर बनाने के लिए माजी की कड़वी यादों को भुलाना पड़ता है। फहा ने कहा तो मिशा उसके जवाब पर लाजवाब हुई थी, पर वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि सुहान वहां आकर बैठ गई थी। कबाब बनाया है मैंने, आपको पसंद है ना? फहा प्लेट उसकी तरफ बढ़ाकर बोली। कबाब के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मिशा ने मशकूक नजर से उसको घूरा। क्या हो गया है आपको? और महीने की आखिरी तारीखों में आप गरीब हो जाती हैं, मैं नहीं। फहा ने जवाबन डबल घुरी से उसको नवाजा था, जिस पर मिशा उसको जबान दिखाती खाना खाने में मगन हो गई। नीरज मलिक का ऑपरेशन खैरियत से हो गया था, जिस पर सनम बेगम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। असीर ने भी हवेली में खबर पहुंचा दी थी। अगले दिन सज्जाद मलिक, फायका बेगम और असमारा बेगम के हमरा शहर आ गए थे। आपका इंतजार था चचा जान को, मगर काफी लेट आए हैं आप, असीर ने सज्जाद मलिक को देखकर कहा। गांव में काम था, तुम भी यहाँ थे तो सारा काम मुझे देखना पड़ रहा था, तभी नहीं आ पाया था। सज्जाद मलिक ने वजह बताई। नजीर फिर किस काम का है? असीर को उनकी बात महज एक बहाना लगी। तो भाई है तुम्हारा जिसके बारे में तुम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो तुम? सज्जाद मलिक ने नागवारी से उसको देखकर कहा। हमने बस पूछा है, नुरेश मलिक भी आपका छोटा भाई है जिन्होंने फकत आपकी वजह से अपना घर बार छोड़ दिया था, फिर आपके ऐसे रवैये से वो क्या मतलब अखज़ करें? असीर ने उनको देखकर संजीदगी से कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र है नुरेश की? सज्जाद मलिक ने संजीदा नजर से उसको देखकर पूछा। हमें ऐसी खुशफहमी नहीं है और ना हम सोचते हैं, हमें उनकी फिक्र नहीं भी होती तो हम उनका साथ देना है। बात यहाँ आपकी हो रही है, इसलिए इसको घुमाकर आप हम पर ना डालें, असीर ने तंज लहजे में कहा। तुम सही बोल रहा है असीर, आपने आज तक हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए कुछ किया है क्या? बस वो सब क्या है जिससे हमारा नुकसान हुआ। आज हमारा शहराज सही हो सकता था अगर हम मुस्तकिल शहर में कयाम पजीर करते। फराज पर ये नौबत ना आती अगर आप ईमानदारी का मुजाहरा करते। माफ कीजिएगा मगर इसमें कोई शक नहीं कि आपने नुरेश मलिक की नस्लें काट दी हैं। असमारा बेगम भी गोया उन पर भड़क उठी थी। फायका बेगम उनकी बात पर मुंह पर हाथ रखकर देखती रह गई थी। जब सज्जाद मलिक का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया था, मगर असीर ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारी गुस्ताखी की सजा बहुत खतरनाक हो सकती है असमारा, सज्जाद मलिक ने उठकर उनको घूर कर कहा। ज्यादा से ज्यादा क्या सजा होगी? नुरेश मलिक के कान मेरे खिलाफ भरेंगे ना तो कर लें जो कुछ आपने करना है, मगर अब मैं मजीद खामोश तमाशाई का किरदार नहीं अदा कर सकती। असमारा बेगम ने अपने आंसू साफ करती मजबूत लहजे में उनसे बोली। तुम आज के लिए इतना काफी है, बाकी हवेली में यहीं से शुरू कीजिएगा। ये हॉस्पिटल है, हमारा गाँव नहीं, और यहाँ लाउडली बात करने की इजाजत नहीं होती। असीर ने उनकी आवाज को तेज होता महसूस किया तो बिला आखिर टोक दिया, जिस पर सज्जाद मलिक ने खून आशाम नजर से अपने बेटे को देखा। कभी कभार अब उनको असीर पर बहुत गुस्सा आ जाता था, मगर बेटा होने की वजह से वो मजबूरन खामोश हो जाते थे। उससे कुछ कहते नहीं थे, अगर कह भी देते तो असीर पर कोई खास असर नहीं होता था। असीर की मिसाल उन लोगों जैसी थी जो सुनता सबकी था मगर करता बस अपनी था। असीर तुम्हें तुम्हारे चचा याद कर रहे हैं। सनम बेगम भी वहां आई तो असीर को देखकर बोली। रुको, पहले मैं मिल आता हूँ। सज्जाद मलिक ने असीर को उठता देखा तो कहा। उन्होंने बस असीर को आने का कहा था, सनम बेगम ने आहिस्तगी से कहा तो सज्जाद मलिक ने गुस्सीली नजर से उनको देखा और वापस अपनी जगह बैठ गए। लेकिन असीर एक नजर उन पर डालता नुरेश मलिक के वार्ड की तरफ चला गया। आपने याद किया? असीर ने संजीदगी से पूछा। मैंने अब 1 माह तक नाकारा बेड पर पड़ा रहूंगा, पर तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ मैं। नरेश मलिक दीवार पर अपनी नजर जमाए उससे बोले। कैसा काम? असीर ने पूछा। तुम्हें पता है फयाज के खिलाफ कौन सा वकील था? नरेश मलिक ने पूछा। हमें नहीं पता, असीर ने बताया। सुहान थी। नरेश मलिक की आंख से एक आंसू निकलकर तकिए में जब्स हुआ। आपकी बेटी? असीर ने जांचती नजर से देखकर पूछा। सालों बाद उसने नरेश मलिक के मुंह से ये नाम सुना था। हाँ, मेरी बेटी, जिन्होंने मुझे बताया कि मेरा उन पर कोई हक नहीं। नरेश मलिक दुखी लहजे में बोले। तो क्या आप अपना हक समझते हैं उन पर? मगर किस हैसियत से? डॉक्टर ने तो कहा था आपको टेंशन से दूर रखा जाए, मगर जब आपने खुद शुरू किया है तो मैं कह देता हूँ उन पर आपका कोई हक नहीं। अगर इत्तेफाकन मुलाकात आप लोगों की हो गई तो ऐसे इत्तेफाक रोज हुआ करते हैं, फिर हम भूल भी जाते हैं, आप भी ये भूल जाना।
असीर ने संजीदगी से कहा, वो मेरी बेटियां हैं। नुरेश मलिक को जैसे असीर की बात पसंद नहीं आई, मगर उनकी बात पर असीर के चेहरे पर इत्तेजाजिया मुस्कुराहट आई थी, जिसको देखकर वो शर्मिंदा से हो गए थे। बेटियां क्या होती हैं, आपको पता भी है? बेटियां बाप के लिए बाइस सुकून होती हैं, दिल की राहत होती हैं, और आपने अल्लाह की रहमत को जहमत समझकर ठुकराने पर मजबूर कर दिया था। और अब अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं, कुछ कर चुकी हैं, तो आप उनकी जिंदगी में मदाखलत ना करें। असीर ने संजीदगी से कहा, वो अकेले कुछ भी नहीं। वो अकेले कुछ हैं या नहीं, ये आप ना सोचें प्लीज, क्योंकि जब सोचना था तब आपने नहीं सोचा, और अब आपकी बातों से हर कोई हंस सकता है और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए किसी को खुद पर हंसने का मौका ना दें। असीर ने उनको टोक दिया था। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था, मगर मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। बाहर सबको लग रहा है आप फराज की फिक्र में निढाल हैं, मगर यहाँ कहानी कुछ और है। और अजाला कैसे करेंगे आप? क्या आपका अजाला उनका कल लुटा सकता है? आपको क्या लगता है आपके अजाले से सब ठीक हो जाएगा? आप जानते क्या हैं उन सालों में उन्होंने क्या कुछ सहा होगा? असीर बोलने पर आया तो बोलता चला गया। असीर, जो तुम मुझे आईना दिखाना चाहते हो वो मत दिखाओ, क्योंकि मुझे अपना चेहरा बहुत भयानक नजर आ रहा है। नुरेश मलिक टूटे लहजे में बोले, आपको तो बस अपना चेहरा भयानक नजर आ रहा है, मगर किसी ने ये भयानक जिंदगी गुजारी है। 20 साल बाद अपना गुनाह की माफी मांगना सरासर बेवकूफ है, पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों को मिलाने वाली कुदरत है। आपको अपनी गलती का एहसास खुद से नहीं हुआ था, बल्कि उनको ऊंची मकाम पर देखकर आपको पछतावा और रंजीदगी आने आ घेरा था। क्या आपको याद है 20 साल पहले एक अस्पताल में उनके मुतालिक आपने क्या कहा था? असीर ने संजीदगी से कहने के बाद आखिर में उनसे पूछा तो नुरेश मलिक का चेहरा शर्म के मारे झुक गया था। आप ठीक कह रही हैं, इन दोनों का मैंने करना भी क्या है? खामखा मेरे सर पर नाचेंगी ये दोनों। आप ठीक कहती हैं, ये बेटियां किसी काम की नहीं होती। ये अल्फाज अपने वो कैसे भूल सकते थे? अब तो शायद कयामत तक ये अल्फाज उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, जानता हूँ तुम अपने अलावा किसी और का काम नहीं करते, मगर मेरी मजबूरी है। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और पर यकीन नहीं। नुरेश मलिक असल बात पर आए। कैसा काम? असीर ने पूछा। मुझे ये पता करके दो कि क्या वो तीनों बहनें अपनी माँ के साथ यहीं इस्लामाबाद में रहती हैं? अगर हाँ, तो किसी डिफेंस में उनका एक घर है, या वो अब तक किस हाल में जिंदगी गुजारती आई हैं? नुरेश मलिक आस भरी नजर से उसको देखकर बोले, हम पता करवाएंगे, मगर इससे क्या होगा? असीर ने जानना चाहा। मैं अपने ठीक होने के बाद एक दिन भी जाया नहीं करूंगा और उनको गांव ले आऊंगा। नुरेश मलिक पुख्ती से बोले, वो आ जाएंगी? असीर ने पूछा। उनको आना होगा, नुरेश मलिक ने कहा। चश्ती असलहान, क्या ये वो होने देंगी? और सुहान के बारे में जैसा आपने बताया, क्या वो आएगी? दो तो छोटी हैं, पर उनमें से जो आखिरी होगी ना, हमारा नहीं ख्याल वो आपका चेहरा तक देखना गवारा करेगी। असीर ने पुरसोच लहजे में उनसे कहा। खुदारा असीर, अगर तुम कोई तसल्ली या उम्मीद दिलाने वाली बातें नहीं कर सकते तो ऐसी ना उम्मीद वाली बातें भी ना करो। नुरेश मलिक उसकी बात पर तड़प कर बोले, जिसको आप ना उम्मीद वाली बातें बोल रहे हैं उनको हम हकीकत कहते हैं। खैर, एक दो दिन बाद आपको अपनी बेटियों के बारे में हर चीज का पता चल जाएगा। असीर ने सर झटक कर कहा तो नुरेश मलिक ने गहरी सांस भरी। सुहान की आंख सुबह देर खुली थी, और जब वो सोकर उठी और इसका सेल फोन मुसलसल बज रहा था, वो अपने बाल जोड़े में कैद करती सेल फोन की स्क्रीन को देखा तो किसी अननोन नंबर से 50 कॉल्स लगी हुई थी। ये देखकर उसको थोड़ी हैरत हुई, मगर फिर एक ख्याल के आते ही उसने कॉल बैक करना जरूरी नहीं समझा। उसको लगा शायद कोई मलिक खानदान से हो। यही सोचकर वो नंबर ब्लॉक करने वाली थी जब मैसेज ट्यून बजी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत के लिए जाने वाली औरतों पर और उन लोगों पर लानत फरमाई जो कब्रों को सजदा गाह बनाएं और जो कब्रों पर चिराग जलाएं। मैसेज पढ़कर उसको अजनबा हुआ, ये उसी अननोन नंबर से आया हुआ था जिसको वो इग्नोर कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वाला भी कोई ढीठ का सरदार साबित हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि लड़कियों का कब्रिस्तान आना सही नहीं है। कानों में जुरेस के अल्फाज ताज़ा हुए तो उसने बेसाख्ता अपना हाथ सर पर मारा था। जुरेस दुरानी, नंबर देखकर वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, और जब अगेन कॉल आने लगी तो उसने कॉल रिसीव कर ली। मैं जानती हूँ हमें कब्रिस्तान जाने की इजाज़त नहीं होती, और मैं वैसे भी 1 या 2 बार गई होंगी, तो आपको बार बार मुझे शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं। कॉल उठाते ही सुहान ने संजीदगी से भरपूर लहजे में कहा, आप मुझे पहचान गई? दूसरी तरफ रिवॉल्विंग चेयर पर झूलते सुरेश महम मुस्कुराहट से बोला था। बदकिस्मती से
सुहान ने रूखे लहजे में कहा, ऐसी बदकिस्मती तो खुश किस्मत होने की दुआ कौन करेगा। जुरेस पुरसोच लहजे में बोला, आपको कोई जरूरी काम था। सुहान ने संजीदगी से पूछा। जी, अपने केस के मुतालिक आपसे बात करना चाह रहा था। आप बताएं, आप कब फ्री होती हैं। जुरेस ने संजीदगी से पूछा। मैं फ्री नहीं होती, सुहान ने बताया। ओ, यानी आने वाले साल में इलेक्शन आप जीतने वाली हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इलेक्शन जीतने के बाद आप सबसे पहले पाकिस्तान के लिए क्या करना पसंद करेंगी। जुरैश उसकी मसरूफियात का सुनकर बोला तो सुहान ने अपनी आंखों को बंद करके खोला था। आपका अपना वकील कहाँ है, सुहान ने पूछा। वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ छुट्टियों पर है, जुरैश ने बताया। केस की फाइल आप मेरे पास भेज दें, वो देखकर मैं कोई फैसला लूंगी, सुहान ने कहा। केस मिलकर डिस्कस कर लेते तो अच्छा था, सुरेश ने कहा। मैं घर में देख लूंगी, आप बस फाइल भेज देना, बाकी का काम मेरा है। सुहान ने उसकी पेशकश को रद्द किया। आपके घर का एड्रेस, सुरेश ने पूछा। मुझे नहीं लगता वो मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि जिस शख्स को मेरा पर्सनल सेल नंबर मिल सकता है उसको घर का एड्रेस भी पता होगा। और मुझे तो अब ये लग रहा है जैसे आपने मेरे फोन में कोई चिप चिपकाई है, सुहा ने तब कर कहा। अल्लाह ला, आपने तो मुझे गैंगस्टर बना दिया है। आपके सेल फोन में चिप, क्या वाकई मैं एसआई का बंदा थोड़ी हूँ जो आपको ऐसा लगता है। मुझे तो इन चीज़ों का कोई पता नहीं। आपने कहा वैसे तो कभी मैंने सोचा तक नहीं, जुरैश जल्दी से वजाहत करता बोला। मैं आपसे बहस में नहीं पढ़ना चाहती, आप केस की फाइल भेज दिएगा, वो देखकर अगर मुझे लगा हमें मिलना चाहिए तो मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगी, सुहान ने कहा। ठीक है, गुड लक, जुरैश ने सर को खम देकर कहा। खुदा हाफिज, कहने के साथ ही सुहान ने कॉल काट दी थी। जुरैश से बात करने के बाद वो बाहर आई तो घर में कोई भी उसको नजर नहीं आया। बस लाउंज की टेबल पर एक चिट उसको नजर आई, जिसको देखकर सुहान उसकी तरफ आई। इंस्टीट्यूट में आज स्वीट डिश कंपटीशन है फहा, इसलिए आज जल्दी घर से निकल गई। आप दुआ कीजिएगा मेरे नंबर अच्छे आए। और आपके लिए मैंने अंडा बॉयल कर लिया है, कहीं भी जाने से पहले नाश्ता कर लीजिएगा। मिशु अपू ने एक अस्पताल में नर्स की जॉब देख ली है, वो कैफे के बाद वहीं जाया करेगी। अब फहा चिट पढ़कर जहां पहले उसने चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, मगर उसकी आखिरी लाइन ने सुहान को परेशान कर दिया था। उफ मिशा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सुहान चिट को वापस रखती आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाई। हमें सर्व करके तुम्हारा मुंह बना हुआ है, बाकियों को तो तुम बड़ी खुशी से सर्व करती हो। मिशा, जिसका मूड आज एक बार फिर ऑफ था और किसी भी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो आज अपनी जॉब पर आई थी, क्योंकि वो जानती थी आज भी अगर वो काम पर ना आती तो सैलरी में उसके पैसे कट जाते। पर आज वो एक्टिव नहीं थी। जब भी एक आवारा लड़का जो हमेशा उस पर नजरें टिकाए बैठा था, आज जैसे ही उसको मौका मिला मिशा की कलाई दबोच कर बोला, तो उसने एक अजनबी नजर उस पर डालकर अपनी कलाई आजाद करवाई थी। वो चाहती तो उसकी ऐसी जुर्रत पर मुंह तोड़ सकती थी, मगर बात ये थी कि वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये लोग कैफे के रेगुलर कस्टमर थे जिनको इज्जत को ना चाहते हुए भी करना पड़ती। मगर दिल में उसने पक्का इरादा कर लिया था कि कैफे के बाहर उससे दो दो हाथ जरूर करेगी। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मिशा ने दांत पिसकर उसको देखकर कहा। सही, और जरा अपनी औकात में रहा करो तुम, वो दोबारा उसका हाथ पकड़कर बोला। तभी कैफे में आर्यन दाखिल हुआ और अंदर आते ही उसकी मिलती नजरें मिशा को ढूंढने में थी, जो जल्द ही उसको नजर आई। दूर से ही वो भैंस की नोयत का अंदाजा लगा सकता था। तभी अपनी आंखों से ग्लोसिस निकालता वो खून आशाम नजर से उस लड़के को देखने लगा जिसने मिशा का हाथ अपनी गिरफ्त में पकड़ा हुआ था। आर्यन से मजीद देखा ना बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ाने लगा। हाथ छोड़ो मेरा कमीने इंसान, वरना वो हाल करूंगी कि तुम्हारी सोच है, मिशा ने दबे दबे अंदाज में उसको वार्न किया। नहीं छोड़ता, देखता हूँ क्या कर लेती है ब्लडी कॉल गर्ल। उस शख्स का इतना कहना था और लम्हे भर में मिशा का दिमाग घूम गया। जब भी बिना कुछ सोचे समझे वो उस आदमी का सर बालों से दबोचे पूरी कुवत से उसका चेहरा टेबल पर मारा था। एक जोरदार आवाज ने कैफे में मौजूद हर शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। वो लोग हैरत और बेयकीन नजरों से मिशा को देखने लगे, जो बहुत आराम से खड़ी अपने हाथ को देख रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, मगर एक आर्यन था जिसकी नजर जो उस पर हटी नहीं थी। और जब उसने मिशा का ऐसा जिलादी रूप देखा तो कितने ही पल वो साकत हुआ और जामत खड़ा हुआ, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा था। उसने अभी जो देखा वो क्या था। कैफे में
छाई हलचल ने भी उसको अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं किया था। वो तो बस आंखें फाड़े उसको आदमी को देखने लगी जो निढाल सा अपने सर से और नाक से खून निकलते देख रहा था। ये देखकर आर्यन का गला बेसाख्ता खुश्क हुआ था। वो तो मिशा के सामने आज हीरो बनना चाहता था, पर जो मंजर उसको देखा था उस मंजर ने उसकी सारी हीरोगिरी निकाल दी थी। आर्यन, पूरी दुनिया में तुम्हें एक यही लड़की मिली थी दिल लगाने के लिए, जो मारने मरने पर उतर आती है। आर्यन सामने वाला सीन देखकर खुद को कोसने लगा। सोच लो कल को शादी के बाद ऐसा ना हो कि तुम्हें सोता देखकर गला दबा दे, कि तुम्हें मार दे, फिर मैयत के पास बैठकर ये बोले कि मुझे अपने अलावा किसी और का सोना पसंद नहीं, और जो मेरे साथ होता है मैं उसको अब हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देती हूँ। और जब कानों में जुरेज के अल्फाज ताज़ा हुए तो जैसे उन अल्फाजों को उसकी रही सही पश्त सी पीछे कर दी। लोगों को मिल्लतें हो गई थी, विरासत में जायदादें मिली, मगर मुझे तो भाई गुस्सा मिला है, इसलिए मिशा उर्फ मिशू से टक्कर लेते वक्त सोच लिया करो। मिशा ने वोन करती नजर से उसको देखकर एक एक लफ्ज चबाकर अदा किया था। तभी वहां कैफे का मैनेजर आया। मिस मिशा, आप मेरे साथ आए, उसने मिशा को देखकर संजीदगी से कहा। पता है आपने क्या कहना है वहां आने पर, यही ना? मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी पर तुम नहीं सुधी, क्योंकि तुम में सुधरने वाली हड्डी नहीं थी। भाई मैं ऐसी ही हूँ, आपने जॉब से निकाल कर शौक पूरा करना है तो कर लो, मगर उससे पहले इस महीने के 25 दिन में मैंने काम किया है, बाकी के बचे दिन भी काम करूंगी, और इस माह की मुझे अपनी सैलरी चाहिए। फिर तुम जानो, और ये कैफे आते आवारा घटिया कस्टमर मिशा का कोई लेना देना नहीं। मैनेजर को देखती मिशा ने एक सांस में उससे कहा, जिस पर आर्यन काफी ताज्जुब से उसको देखने लगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये अंडरवर्ल्ड की डॉन उर्फ डोनी या ऐसे किसी खानदान उससे ताल्लुक हो? वैसे एटीट्यूड तो किसी लेडी गैंगस्टर से कम नहीं, मगर मेरी मत को क्यों मारी थी जो इससे दिल लगाया था। अब आर्यन, वो दिन दूर नहीं जब तेरा खूबसूरत चेहरा मिशा उर्फ मिशी के खूबसूरत प्यारे हाथों से जाया होगा। आर्यन और उसकी सोच जोबन पर थी। आपने मेरा नुकसान किया है, इसे भूल जाओ, आपको सैलरी मिलेगी। मैनेजर ने उसको देखकर सख्त लहजे में कहा। क्या कहा, जरा दोबारा कहना? मिशा खड़े तेवरों से उसको घूरती एक कदम आगे आई तो वो बेचारा गड़बड़ा सा गया। मैंने कहा हिसाब किताब के बाद में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, मैनेजर ने अकलाहट से कहा तो कैफे में खड़े लोगों की हंसी छूट गई थी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मिशा तंजिया मुस्कुराहट से कहती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। आर्यन, तेरा क्या होगा? क्या तुझे अब मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए? आर्यन कान की लोग खुजाता आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाया था, फिर एकदम जैसे चौंक पड़ा। बिल्कुल भी नहीं, मोहब्बत में डरना थोड़ी ना होता है। कैरी ऑन आर्यन, जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी उस जंगली बिल्ली को मैं संभाल लूंगा, कोई मुश्किल बात नहीं इसमें। आर्यन अपने ढीठपन का सबूत देता वहां जाने लगा जहां मिशा गई थी, और मिशा वेट्रेस की यूनिफॉर्म से आजाद होती अपने कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर निकली नजर आर्यन पर गई। तुम यहाँ? मिशा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी थी। क्या हो गया डार्लिंग, मैं हूं या आर्यन? आर्यन इतने बेतकल्लुफ अंदाज में उससे मुखातिब हुआ जिसे रोजाना दोनों की बातें ऐसा हुआ करती थी। डार्लिंग? मिशा भूंजाती नजरों से उसको घूरने लगी। हाँ, तुम मेरी डार्लिंग हो ना, बस आज उस लड़के के साथ क्या कभी वो मेरे साथ ना करना, आर्यन ने मिस्किन शक्ल बनाए कहा। ओ तो वो तुमने देखा? मिशा बाजू सीने पर बांधती उसको देखकर बोली। हाँ देखा, बिल्कुल देखा, और कितने पल में तू एक जगह खड़ा का खड़ा हो गया। आर्यन ने बताया तो मैं ये समझूं कि तुम्हारे दिल में खौफ बैठ गया है। मिशा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई, दिल के किसी कोने में उसको खुशी भी हुई थी ये सोच के कि शायद अब वो इसकी जान छोड़ देगा। ऐसा दिन नहीं रखते जो खौफजदा हो जाए। मैं तो यहाँ तुम्हें दाद देने आया था। यार क्या जबरदस्त अंदाज होता है तुम्हारा, अब भी देखो ना कैसे पुरसुकून खड़ी हो, तुम्हें ये भी डर नहीं कि वो लड़का तुम्हारे खिलाफ पुलिस में केस कर सकता है? आखिर में आर्यन ने बेसाख्ता झुरझुरी ली थी। यू नो व्हाट, तुम्हारी तरह मैं भी ऐसा दिल नहीं रखती जो थोड़ी थोड़ी बातों पर खौफजदा हो जाए। तुम हटो मेरे रास्ते से, कहीं मेरा मीटर दोबारा शार्ट ना हो जाए, मिशा उसको घूरकर बोली। अब हमारे रास्ते तो हमेशा के लिए एक में हैं। आर्यन दांतों की नुमाइश करता उससे बोला तो मिशा ने एक पंच उसको मारना चाहा, पर आर्यन बड़ी महारत से झुक गया, उसके पीछे खड़ा हो गया, जिससे मिशा हैरान हुई। क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस आता है? मिशा उसकी तरफ मुड़कर बोली। हाँ तुम कह सकती हो, वैसे क्या ये मुमकिन नहीं कि अब हमें नॉर्मल इंसानों से जैसा बर्ताव रखना चाहिए? यानी मैं 28 साल का खूबरू जवान और तुम
30 साल खूबरू खातून, हमें ऐसी बचकानी हरकतें सूट नहीं करती। हमें संजीदा होकर अब कोई एक फैसले पर पहुंचना चाहिए। आर्यन गला खंकार कर बोला, मैं 30 साल की खातून नहीं हूँ। मिशा ने जैसे अपने लिए भी बस यही सुनना था। डोंट वरी खूबरू, ऐड क्या है? आर्यन ने उसको तसल्ली दी। देखो मिस्टर, आर्यन दुरानी नाम है मेरा। मिशा कुछ कहने वाली थी जब आर्यन उसकी बात काटकर अपना हाथ बढ़ाकर बोला, वॉट एवर। मिशा ने सर झटका। हाथ हाथ दे डालो, वैसे भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से टच नहीं होगा, इसलिए ये मत सोचो कि मेरे लम्ब से तुम्हारे रात की नींदें और सुबह का सुकून उड़ जाएगा। आर्यन उसके हाथों को देखकर बोला तो मिशा तब उठी। मेरा नाम मिशा है और मैं कोई आम लड़की नहीं, इसलिए सोच समझ कर फ्लर्ट करूं। मिशा बिला आंखें उससे हाथ मिलाती हुई बोली, आर्यन हूँ मैं जो फ्लर्ट नहीं मोहब्बत करने को तरजीह देता है। आर्यन फखरी अंदाज में बोला, अच्छा एक बात पूछूं? मिशा थोड़ा उससे नॉर्मल हुई। एक क्यों 1000 पूछो। आर्यन खुश होकर बोला, तुम करते क्या हो? मिशा की नजरें किसी एक्सरे की तरह उसका जायजा लेने लगी। तुमसे पाकिस्तान के कर्ज से जितनी मोहब्बत करता हूँ, ये मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी, भुट्टो की तरह। जवाब में आर्यन उसके पास घुटनों के बल बैठकर दिलकश अंदाज में बोला तो मिशा के सर पर लगी तलाव बुझी। तो तय पाया तुम कभी नॉर्मल नहीं हो सकते और ना नॉर्मल इंसानों जैसा अंदाजा अपना सकते हो। मिशा एक थप्पड़ उसके कंधे पर मारा जिससे आर्यन ने बच्चों की तरह मुंह बनाया था। इसको प्रपोज करना कहते हैं, और क्या तुम्हारी नजरें अपने दिल का हाल बयान करना एब नॉर्मल इंसान के जिम्मे आता है? आर्यन अपनी जगह से उठ खड़ा होकर बोला, बस लिसन आर्यन। आर्यन ने उसकी बात दरमियान में काटी। हाँ, जो भी तुम्हारा प्रपोजल पूरे होशो आवाज में कबूल नहीं करती, मिशा ने बेजारी से कहा। माय डार्लिंग, ऐसा तो ना कहो। आर्यन ड्रामाई अंदाज में बोला, तुम एक नॉन सीरियस इंसान हो। मिशा ने उसको घूर कर कहा, बिल्कुल, अगर मैं सीरियस होता तो कैफे के बजाय अस्पताल के किसी वार्ड में होता। आर्यन बाज न आया। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जिसका ताल्लुक हमारे खानदान की औरतों से है। मिशा ने कुछ सोचकर कहा, क्या उन औरतों में तुम्हारा शुमार होता है? आर्यन ने पूछा। हाँ। मिशा ने अपना लफ्ज पर खासा जोर दिया। अच्छा फिर बताओ। आर्यन ने उसको इजाजत दी। देखो, हमारे खानदान में ये होता है, ऐसा समझो जैसे हमारे खानदान की औरत को ये बदुआ है। वो जिस लड़के से पहली शादी करती है, वो लड़का शादी की पहली रात जब कमरे में आता है तो वो मर जाता है। मिशा कहकर किन अखियों से उसको देखा, कोई नहीं, मैं शादी की दूसरी रात कमरे में आ जाऊंगा। अब जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ एक रात और सही। आर्यन ने गोया उसकी बात हवा में उड़ाई थी और मिशा उस हीट इंसान को घूरती रह गई। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? यकीन करो, बिल्कुल भी नहीं। वो तो मैंने अंदाजा लगाया, वैसे भी तुम्हारी बात में ये साबित होता है, जिसने भी बदुआ दी है उसकी मुद्दत शादी की एक रात तक है। आर्यन ने मजे से कहा तो मिशा सबर का घूंट भरकर उसको देखती रह गई। वो जान गई थी कि आर्यन जैसी बला से उसको छुटकारा इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था। इस स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।